डियर स्टूडेंट, कल हमने लोक प्रशासन का अर्थ, प्रशासन का अर्थ, प्रशासन की परिभाषा, प्रशासन के दृष्टिकोण, लोक प्रशासन की परिभाषा आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोक प्रशासन का क्षेत्र और इसकी प्रकृति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और ये विस्तृत हो गया क्योंकि राज्य ने जन कल्याण के कारण समस्त प्रकार के कार्य अपने हाथ में ले लिए। राज्य द्वारा जन कल्याण के कार्यों को अपने हाथ में लेने से राज्य की भूमिका बढ़ गई, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ गया। मार्क्स ने कहा है, लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जिनका संबंध सार्वजनिक नीति से है, जिनका संबंध लोक नीति से है। अब चाहे वो लोक नीति निर्माण करना हो, चाहे वो लोक नीति क्रियान्वित करनी हो, इस प्रकार राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में सरकार के तीनों अंग और उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया जाता है। एल.डी. वाइट इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या लागू करना या क्रियान्वित करना होता है। बिलोवी ने लिखा है कि अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित है, चाहे वे सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। दूसरा दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार इसमें केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है। यानी सरकार के जैसे 3 शाखाएं होती हैं, 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो संकुचित दृष्टिकोण में सिर्फ कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है। लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन ये संकुचित दृष्टिकोण के प्रमुख विद्वान हैं। साइमन ने कहा है, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तीसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया। पोस्ट कॉर्प शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 7 वर्णों से मिलकर बना है। लूथर गुलिक की मान्यता थी कि लोक प्रशासन इन 7 प्रबंधकीय गतिविधियों का अनुप्रयोग है। पोस्ट कॉर्प शब्द के ये 7 वर्ण इस प्रकार हैं। पहला शब्द है पी अर्थात प्लानिंग, योजना बनाना, नियोजन करना, यानी किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। दूसरा शब्द ओ ऑर्गेनाइजिंग या संगठन बनाना। संगठन के निर्माण में भौतिक और मानवीय संसाधनों का उचित समन्वय होता है। उपलब्ध संसाधनों को व्यवस्थित ढंग से उपयोग में लाना ही संगठन बनाना है। तीसरा शब्द है एस स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कार्मिकों की व्यवस्था करना। संगठन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए योग्य एवं ईमानदार कार्मिकों की भर्ती करना, पदोन्नति करना और उनको विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना, कार्मिकों की व्यवस्था करना, ये स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। चौथा शब्द डी डायरेक्टिंग या निर्देशन प्रदान करना, निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, नेतृत्व की भूमिका अदा करना ही निर्देशन प्रदान करना होता है। निर्देश देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधीनस्थ कार्मिक ठीक ढंग से कार्य करें ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। 5वां शब्द है CO कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना ताकि कार्यों का दोहराव नहीं हो, संगठन में संघर्ष नहीं हो, गतिविधियों में तालमेल हो। नियोजन समन्वय का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। यानी कि समन्वय एक जो गतिविधि है, अगर समन्वय कैसे बनाया जाए, इसके लिए सबसे पहला तत्व है नियोजन। 6वां शब्द है आर रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना।
अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा सरकार की योजनाओं और कार्यों की फीडबैक उच्च अधिकारियों को देना ही प्रतिवेदन देना या रिपोर्टिंग कहलाता है। प्रशासन के कार्यों की सूचनाएं उन लोगों को देना जिनके लिए संगठन उत्तरदायी है, ये रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है। सातवां शब्द है बी, बजटिंग। बजट तैयार करना, संगठन के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ही बजट बनाना होता है। बजट संगठन का दर्पण होता है और प्रशासनिक तंत्र का संचालन बजट के द्वारा ही किया जाता है। वित्त पर जोर देते हुए कौटिल्य ने कहा है कि सभी उद्यम और कार्य वित्त पर निर्भर करते हैं, इसलिए राजकोष के प्रति सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त को प्रशासन का प्राण भी बताया गया है। वित्त के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। पोस्ट कॉर्प जो दृष्टिकोण है, लेविस मेरियम ने इसको स्वेच्छाचारी, काल्पनिक एवं संकुचित दृष्टिकोण बताया है। उन्होंने कहा है कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसमें पाठ्य विषय के ज्ञान के तत्व को गुण माना गया है। मेरियम ने लिखा है कि कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। उस औजार का एक फलक पोस्ट कॉर्प है तो दूसरा फलक है वह विषय वस्तु या क्षेत्र जिसमें से लागू किया जाता है। दूसरा आलोचना का आधार है कि पोस्ट कॉर्प में मानवीय तत्वों की उपेक्षा की गई है। लोक प्रशासन में कार्यरत व्यक्तियों के चरित्र और आदतों का प्रभाव भी संगठन पर पड़ता है, जबकि इस विचारधारा में मानवीय तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। चौथा दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान समय में जो राज्य हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य हैं। लोक प्रशासन को भी लोक कल्याणकारी माना गया है। तो राज्य का लक्ष्य और प्रशासन का लक्ष्य, दोनों का लक्ष्य एक ही हो जाता है, जनता का कल्याण, जनहित, जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। इस प्रकार ये चारों दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र की विस्तार से चर्चा करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में। प्रकृति यानी उस विषय का विषयगत स्वभाव। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में तीन दृष्टिकोण प्रचलित हैं: एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग ही प्रशासन है। संगठन में कार्य करने वाला, चाहे वो संदेशवाहक हो, फोरमैन हो, चौकीदार हो, चपरासी हो, लिपिक हो या प्रबंधक हो, मैनेजर हो, सभी के कार्यों को प्रशासन कहा जाता है। छोटे स्तर के कर्मचारी से लेकर बड़े स्तर के अधिकारी तक के कार्यों को प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। लोक प्रशासन की प्रकृति हमेशा ही जनसेवा की रही है, इसलिए यह उन सभी क्रियाओं से संबंधित है जिनका प्रायोजन या उद्देश्य सार्वजनिक नीति या उद्देश्यों को पूरा करना होता है। दूसरा दृष्टिकोण है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में केवल उन लोगों को ही प्रशासन माना जाता है जो उच्च पदों पर पदासीन होते हैं, अर्थात जो प्रबंधकीय कार्यों को करते हैं, जिनका कार्य योजना बनाना, नीति निर्माण करना, प्रबंधन से संबंधित होता है। साइमन, थॉमसन, स्मिथवर्ग वो इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। गुलिक लिखते हैं कि प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करवाना है। तीसरा दृष्टिकोण है वह है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन को गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। प्रशासन को बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। लोक प्रशासन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सरकारी प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है। डेमोक एवं कोइन का मानना है कि अध्ययन विषय के रूप में प्रशासन उन सभी प्रयत्नों के प्रत्येक पहलू की परीक्षा करता है जो कानून तथा लोक नीति को लागू करने हेतु किए जाते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में इसमें सभी प्रयत्न आ जाते हैं जो किसी संगठन में अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने से लेकर अपनी अंतिम ईंट रखने तथा उठाए जाने तक व्यवसाय के रूप में प्रशासन किसी भी सार्वजनिक संस्थान के क्रियाकलापों का संगठन एवं संचालन करता है।
जॉन या पीटर कहते हैं कि अलग अलग संदर्भों में प्रशासन को समाज के विकासशील होने की प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब हम अध्ययन करते हैं कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, क्योंकि लोक प्रशासन के स्वरूप के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, एक विचारधारा नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं लोक प्रशासन कला है, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कला भी है और विज्ञान भी है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता। तो पहले हम जानते हैं कि लोक प्रशासन कला है। क्यों है कला? जो विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन कला है, उन्होंने इसके संदर्भ में क्या क्या तर्क दिए हैं। तो कला का अर्थ किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आवश्यक ज्ञान कला कहलाती है। कला में अभ्यास का अधिक महत्व है। कौशल, अभ्यास तथा आकर्षण पर आधारित ज्ञान कला ही माना जाता है। कला अनेक प्रकार की होती है। चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, पाक कला, वाद्य कला, वास्तुकला, लेखन कला। कला यद्यपि व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है, फिर भी इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कला का अर्थ है किसी काम को सफाई से, सलीके से, अच्छे ढंग से करना। जैसे ग्लेडन ने कहा है कि कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु वह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक बल देती है। कला के बारे में कुछ विशेषात्मक लक्षण होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। नैसर्गिक प्रतिभा, यानी कला व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है। कला व्यक्ति को ईश्वर की देन है। कोई भी कलाकार कला या किसी चीज़ को अपनी साधारण क्रिया से इतने प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत करता है कि वह मन को छू जाती है। प्रशासन संचालन भी एक कला है, जिसमें प्रशासक के द्वारा श्रेष्ठ तरीके से कानूनों, नियमों एवं प्रक्रियाओं को जनहित में क्रियान्वित किया जाता है। दूसरा लक्षण है या दूसरी विशेषता है जैसे अभ्यास की आवश्यकता। कला में अभ्यास का अत्यधिक महत्व होता है और अभ्यास के द्वारा ही कौशल एवं विकास को निखारा जाता है। इसलिए कलाकार के द्वारा अनुभवी विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लिया जाता है। प्रशासन भी एक विशेष कौशल है और अच्छा प्रशासक बनने के लिए प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अकादमिक प्रशिक्षण के पश्चात अनुभवी अधिकारियों और प्रशासकों के अधीन प्रशिक्षण के ज्ञान का व्यावहारिक अभ्यास कराया जाता है। तीसरा लक्षण है सृजनात्मक क्षमता। प्रत्येक कला की सृजनात्मक क्षमता होती है। कलाकार अपनी सृजनात्मकता के द्वारा अपनी कला में कुछ न कुछ नए प्रयोग करता है। इसी प्रकार प्रशासक भी प्रशासनिक संचालन के लिए नए नियमों और कानूनों में अभिनव प्रयोग करते रहते हैं। कला का माध्यम, ये अगला लक्षण है, जैसे रंग, ध्वनि, शब्द, विचार, ये माध्यम होते हैं। पेंटिंग को रंगों के माध्यम से, संगीत को ध्वनि के माध्यम से, साहित्य को शब्दों या विचार के माध्यम से जैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो ये कला के माध्यम हैं। उसी प्रकार संगठन में कार्य करने वाले मनुष्य और उन लोगों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण प्रशासन कला का माध्यम होता है। परिवर्तनशीलता, जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की कलाएं और उनकी प्रक्रिया और पद्धतियां परिवर्तनशील होती रहती हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रक्रियाएं समय, काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर संबंध। कला में अमूर्त को मूर्त की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि एक जो कलाकार के मन में जो ख्वाब है उसको वो व्यक्त करता है। तो लोक प्रशासन में प्रशासक पहले सिद्धांतों को व्यवहार में क्रियान्वित करता है, फिर व्यवहार में क्रियान्वित करने से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। क्रमिक विकास, जिस प्रकार अन्य कलाओं का क्रमिक विकास होता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रक्रिया भी समय और परिस्थिति के अनुसार विकसित एवं परिवर्तित होती रहती हैं। अब अगला तर्क है कि लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में।
विज्ञान का अर्थ विशिष्ट और व्यवस्थित अर्थात क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान यानी तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान। गार्नर ने कहा है कि विज्ञान से हमारा तात्पर्य किसी विशेष विषय के उस एकीकृत ज्ञान भंडार से है जिसे विधिवत निरीक्षण, अनुभव अथवा अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया गया हो, जिसके तथ्यों को समन्वित करके उनका क्रमबद्ध वर्गीकरण कर दिया गया हो। विज्ञान को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों में वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि आती हैं, और प्राकृतिक विज्ञानों को हार्ड साइंस कहा जाता है क्योंकि इनमें नियम और सिद्धांतों का कठोरता से पालन किया जाता है। जो दूसरे जो सामाजिक विज्ञान होते हैं उनको सॉफ्ट साइंस माना जाता है, नरम विज्ञान। इनमें राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि आते हैं। लोक प्रशासन जो है वो सामाजिक विज्ञान का एक अंग है और यह सामाजिक विज्ञान के ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। लोक प्रशासन का संबंध मानव समाज से और मानव व्यवहार से होता है, इसलिए लोक प्रशासन सॉफ्ट साइंस है। अब लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इसके संबंध में तीन मत हैं। प्रथम मत यह है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, यानी मॉरिस, कोहन और फाइनर ये लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते। लेकिन निकट भविष्य में विज्ञान बन जाएगा, विज्ञान तो नहीं है लेकिन निकट भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। इस मत के विचारक हैं उर्विक, टेलर, साइमन, पिफनर, रिग्ज। ये कहते हैं निकट भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। इनका मानना है कि इस समय लोक प्रशासन में कुछ ऐसे मौलिक नियमों का पता लग चुका है जिसके आधार पर अधिक अध्ययन, अनुसंधान, निरीक्षण और उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण करके लोक प्रशासन को भविष्य में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति विज्ञान का रूप प्रदान किया जा सकता है। लेकिन लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने के मार्ग में निम्न बाधाएं हैं, जैसे व्यापक कार्यक्षेत्र, क्योंकि लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र काफ़ी बड़ा है, व्यापक है, विस्तृत है और विविधताओं से युक्त है। इतने बड़े क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियाँ प्रयुक्त नहीं की जा सकती। दूसरा, मूल्य तटस्थता का अभाव। लोक प्रशासन से मूल्य पृथक नहीं किए जा सकते क्योंकि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है समाज और प्रशासक एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि जो प्रशासक है वो सामाजिक प्राणी है और वो जो प्रशासित है जिसके ऊपर प्रशासन किया जा रहा है वो भी एक सामाजिक प्राणी है। ये जो मानव व्यवहार है, मानव मन है, ये स्थिर नहीं होता, इसकी मान्यताएं या इसके विचार बदलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर विज्ञान प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। भिन्न मानव प्रतिक्रिया, मानव व्यवहार अस्थिर होता है। कोई भी घटना पर कोई दो व्यक्ति एक समान प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की पसंद, इच्छाएं, भावनाएं, आस्थाएं और मूल्य अलग अलग होते हैं। चौथा बिंदु है सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव। लोक प्रशासन के पास सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है क्योंकि देश और काल के अनुसार लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रभावी और अप्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन अपने परिवेश से प्रभावित होता है, अपने आसपास के माहौल, वहाँ की संस्कृति से प्रभावित होता है। वैज्ञानिक पद्धति का अभाव। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन के पास प्रयोगशाला, वैज्ञानिक पद्धतियाँ और उपकरणों का अभाव पाया जाता है, अतः लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पूर्व कथनीयता का अभाव। लोक प्रशासन में सर्वसम्मत, सर्वकालिक और सार्वभौमिक विश्वसनीय सिद्धांतों का निर्माण असंभव है। समाज, स्थान, परिस्थिति और पर्यावरण मानव को अत्यधिक प्रभावित करता है। समाज विज्ञानों के विद्वान सदैव क्या है तथा क्या होना चाहिए के मध्य भटकते रहते हैं। मानव व्यवहार, मानव का व्यवहार अस्थिर, जटिल और व्यक्तिगत होता है, तो लोक प्रशासन के सर्वसम्मत और सर्वमान्य सिद्धांतों के निर्माण का दावा किस आधार पर किया जा सकता है। और अंतिम बिंदु है पर्यवेक्षण तथा तथ्य परीक्षण का अभाव। लोक प्रशासन में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पर्यवेक्षण तथा तथ्यों का परीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन का संबंध चेतन मनुष्यों से होता है। चेतन यानी जो सचेत हैं, जड़ नहीं है,
सोच सकते हैं। तो लोक प्रशासन के बारे में पहला मत था कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। दूसरा मत है लोक प्रशासन पूर्ण रूप से विज्ञान तो नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से विज्ञान की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। मर्सॉन के अनुसार विज्ञान अन्वेषण और पर्यवेक्षण की पद्धति है, यानी कि वो विज्ञान से शुरू करते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान अन्वेषण और पर्यवेक्षण की पद्धति है जिसमें तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण और समन्वय किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों की सामग्री को नापा जा सकता है, उनमें ऐसे तथ्य मिलते हैं जिन्हें पृथक करके परखा जा सकता है, जिनमें एक रूपता पाई जाती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां लोक प्रशासन में नहीं पाई जाती जैसी परिस्थितियां प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती हैं। हक्सले के अनुसार सामाजिक विज्ञान और तथाकथित विशुद्ध विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों का अंतर विज्ञानों के किसी मौलिक भेद पर आधारित नहीं, उनकी सामग्री पर आधारित है। यानी भाई लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई ये प्राकृतिक विज्ञानों की तरह हार्ड साइंस नहीं है। लेकिन हक्सले क्या कहते हैं कि आप जो अंतर बता रहे हो वो सामग्री के आधार पर अंतर है। लोक प्रशासन में जो अध्ययन किया जाएगा सचेतन व्यवहार युक्त मनुष्य का, मानव स्वभाव का, मानव व्यवहार का, समाज का किया जाएगा। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वहाँ सचेतनता नहीं होती, इसलिए अध्ययन सामग्री का अंतर है। फिर भी ये आंशिक रूप से विज्ञान है। तीसरा मत है जो उन विद्वानों का जो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, उनका कहना है कि अन्य विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन में निश्चितता है, इसके भी अपने सार्वभौमिक और सर्वकालिक सिद्धांत हैं। आगे वो कहते हैं कि मौसम विज्ञान की सभी भविष्यवाणियां जैसे सत्य और पूर्ण नहीं होती, तो क्या मौसम विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाता? क्या कोई भी डॉक्टर पूर्ण विश्वास और दावे से कह सकता है कि अमुक रोगी को इतने समय में स्वस्थ कर देगा? तो ऐसी स्थिति विज्ञान की इन शाखाओं की है, तो लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता? लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अंतर विषयी, जैसे प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उनमें ज्ञान और अनुसंधान के मध्य अंतर्निर्भरता व्याप्त है, तो इसी तरह समाज विज्ञानों में भी अंतर विषय निर्भरता बढ़ती जा रही है। दूसरा जो तर्क है वो है सार्वभौमिक सिद्धांत। लोक प्रशासन ने भी अपने कुछ सिद्धांत और नियम खोजे हैं जो सर्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं और जिनका परीक्षण कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? संचार का, समन्वय का, पर्यवेक्षण का, नियंत्रण का, केंद्रीकरण का, निर्णय निर्माण का, अवप्रेरणा और मनोबल के सिद्धांत। ये लोक प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। तीसरा तर्क है यथार्थता और निश्चितता। आज जो इंजीनियर हैं या चिकित्सक हैं या जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो लोक प्रशासन के विशेषज्ञ विद्वान भी, जो आज जो इंजीनियर, चिकित्सक और साइकोलॉजिस्ट जो मनोविज्ञानी हैं, जिस प्रकार वो परामर्श देते हैं उसी प्रकार लोक प्रशासन के विषय विशेषज्ञ भी परामर्श देते हैं। लोक प्रशासन विषय के कुछ सिद्धांत हैं जो यथार्थ के धरातल पर खरे उतरे हैं। इस प्रकार वो लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चौथा तर्क है अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ। लोक प्रशासन के अध्ययन की भी वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। आजकल लोक प्रशासन में शोध के अनेक मॉडल विकसित हो गए हैं। इन विधियों और पद्धतियों ने लोक प्रशासन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया है। लोक प्रशासन के प्रमाणिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, ये पांचवा तर्क है। जैसे राजनीति विज्ञान में अरस्तु का पॉलिटिक्स, प्लेटो का रिपब्लिक, हॉब्स का लेवियाथन, ये पॉलिटिकल साइंस के महान ग्रंथ हैं। उसी प्रकार लोक प्रशासन में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैकियावेली की द प्रिंस, अबुल फजल का आईने अकबरी, ये वो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो लोक प्रशासन विषय को प्रमाणिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में सहायक हैं। इस प्रकार आज हमने लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन की प्रकृति और लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इसके बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर,
समानता आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।